कोरोना काल में मानसिक बीमारी, नेगेटिव माहौल दिमाग पर भारी। दोस्त रिश्तेदार से लगातार करते रहें संपर्क। नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव खबरों पर रहे फोकस। संक्रमण को लेकर मन में न रहे कोई डर। कोई भी दवा खाएं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर। डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से लें एक्सपर्ट एडवाइस। महामारी में मानसिक बीमारी, कीजिए कॉल, मिलेगी हर जानकारी। कोविड की नेगेटिव थिंकिंग, ऑनलाइन मिलेगी काउंसलिंग। कॉल कीजिए और जानिए अपने हर सवाल का जवाब। नमस्ते, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हुए हैं, ऐसे में मास्क जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू कर रखी है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप इस मास्क को नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं, ये आप सबको समझना होगा। लेकिन इस बीच पिछले कुछ महीने में लोगों ने कोरोना काल में तमाम चीजों को देखा है। लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों लोगों की मौत हो गई। मानसिक तौर पर बीमार लोगों के लिए भी यह महामारी खतरनाक साबित हुई है। जो मनोरोगी ठीक होने लगे थे, अब उनकी हालत पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई है। ऐसे में जरूरत यह है कि सही वक्त पर मनोरोग बीमारी के लक्षण को पहचानने की, इसे लेकर शर्म या झिझक छोड़ने की। कोरोना काल ने हजारों लोगों को टेंशन और डिप्रेशन का मरीज बना दिया। जो पहली स्टेज है मनोरोग की, तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल मौजूद है जिससे हम चर्चा करेंगे। इस दौरान आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी लाइंस लगातार खुली हुई हैं और आप लगातार अपने सवाल हमारे साथ पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट एक्सपर्ट देंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा मेहता मनोवैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सचिन मित्तल सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सीधे हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नेहा मेहता के पास। डॉक्टर नेहा, समझाइए आप, 2020 से जो व्यक्ति अपने घरों में हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, वॉक नहीं कर पाए, या बाकी तरह से उनके अंदर डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है और आगे को लेकर, भविष्य को लेकर सशंकित भी हैं, ऐसे में तमाम बीमारियां उनको घर कर गई हैं। जी, इस समय जब कोविड शुरू हुआ था, हम सबके अंदर एक घबराहट की लहर आई थी। साथ-साथ कुछ चीज़ें अच्छी थी कि हमें ऐसा मिला कि हमें थोड़ा-सा समय मिला है घर पे अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ समय देने का। लेकिन जब इस बीमारी का वेव 2 आया, जो एक भयावह रूप था, तब हमें ये चीज़ें समझ में आई कि अब हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ बहुत चीज़ें मानसिक रूप से हमारे ऊपर तनावग्रस्त हमें कर गईं। बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, जिनकी जॉब्स चल रही थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया है, बिज़नेस को लेके स्ट्रेस है। 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, शायद कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए। लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इमोशनल क्वेश्चन लोगों का बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब हमें पेशेंस नहीं रही। पेरेंट्स 24 घंटे शायद कई बच्चों के ऊपर हैं। एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। बीमारी को लेकर हमें डर है क्योंकि अलग-अलग तरह की न्यूज़, अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस, यहाँ जाइए ये मिलेगा। रिलायबल सोर्सेज़ पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसी की डेथ हो रही है, इवन आपके घर के बाहर से एम्बुलेंस का शोर भी आता है तो घबराहट होने लगती है कि पता नहीं अब क्या होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत बार हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम फिज़िकली नहीं
टूट रहे हैं, एक जगह बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं या बहुत बार हम अपना काम कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी घबरा रहे हैं और यहाँ से हम घुस रहे हैं मानसिक तनाव के एक ऐसे सर्कल में जहाँ बाहर निकालने के लिए हमें पता नहीं है किसका हाथ लेना है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नेहा मेहता आपने की। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता भी हमारे साथ है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रमोद, जरा बताइए, जो सदमा होता है जब मानसिक तौर पर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इस सबसे कैसे निपटा जाता है और आसपास का माहौल कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए अनुपम जी, जिस हिसाब से कोरोना की वजह से जो आम व्यक्ति है वो एक एकांती जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी वजह से मानसिक व्यवधान होना बिल्कुल ये मानिए कि हो ही रहा है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि जो समाज में या घर में और लोग हैं उनके घर के जो व्यक्ति हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इसमें जो व्यक्ति है जो कोरोना से पॉजिटिव है उसको मानसिक और ये आवाज़ रिकरेंट हो रही है, अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्टेबलाइज कर पाएँ तो ये उसके लिए एक जीवनदायिनी होगा, क्योंकि जब वो मरीज एकांत में रहता है तो उसके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं और अवसाद में वो मरीज अवसाद से ग्रसित हो सकता है। एक्चुअली जी, मैं सुन रहा हूं प्रमोद गुप्ता, मैं आपको सुन रहा हूं, बोलिए, आप बात कंप्लीट करिए। तो मेरा कहना ये है अनुपम जी कि जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उसके परिवार के लोग हैं उसको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएं, उससे बार बार बात करते रहें और कोशिश ये करें कि उस मरीज के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ना आने पाएँ। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में जब मरीज अकेला रहता है और उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जरा बताइए हमको आप कि अगर एक ही कंडीशन में, एक ही परिस्थितियों में आप ज्यादा लंबे वक्त तक रहें तो डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे में आदमी को क्या इलाज क्या है, किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हैं, आपको क्या कदम उठाने चाहिए? जरूर। तो ये जो आज एक डिस्कशन हो रहा है कि ये कोविड के संदर्भ में जी, कि क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं कोविड के और क्या इससे मेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले जैसा कि डॉक्टर नेहा ने ऑलरेडी बड़े अच्छे से बता दिया है कि कुछ अच्छी बातें थी जो कि फर्स्ट फेज में हुई कि लोग एकत्रित हुए, परिवार के साथ रहे, इमोशनल बॉन्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन बुरी बात यह हुई उसकी कि जब ये बीमारी और इसने इंक्रीज किया तो इससे लोग बाग डरे और इससे जो है घबराहट हुई, लोग बाग घरों के अंदर फिर से आ गए, बाहर ना निकल पाना, लोगों से ना मिल पाना, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया। लेकिन उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आजकल इतना जो मीडियम हमारे पास अवेलेबल हो गया है, टेलीफोन है, वीडियो कॉल्स हैं और इन सब चीज़ों से हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और कंबाइंड जॉइंट कॉल्स भी होती हैं जैसे कि जूम पे या इन पे, ये लोग बाग प्राय कर रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शन जूम पे करके, उससे उनको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात अब बताने वाली ये है जी, भाई जिन लोगों को कोविड हो गया उनको क्या हो रहा है, क्योंकि जब कोविड के बाद पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि 30% पेशेंट्स तो बिल्कुल खुश खुश घर चले जाते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि 70% है। ये स्टैनफोर्ड की कभी स्टडी पब्लिश हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने करीब 40 स्टडीज का एक कॉम्बिनेशन, एक मेटा एनालिसिस किया, तो ये जानने की कोशिश की क्या इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। तो उन्होंने देखा 70% लोगों के अंदर कुछ अजीब तरह के प्रभाव हो रहे थे। उसके अंदर मुख्य थे
किसी किसी को धड़कन महसूस होना, जैसे कि कार्डियक सिम्टम्स होना, किसी को न्यूरोलॉजिकल यानी वीकनेस होना, किसी को नींद ना आना यानी स्लीप डिसऑर्डर्स होना, थकावट होना, ब्रेन फॉगीनेस एक बड़ा कॉमन सिम्टम आया इसके अंदर, जिससे कि लगता है कि दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये मतलब इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है और ये रियल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात, बहाना कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रवीण जी, मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र हैं। जितेंद्र, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार जी जितेंद्र, नमस्कार जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी दौरान ही मैंने अपने भाई को खो दिया है जी, और उसके बाद सारे घर में बहुत टेंशन है, हम लोग बहुत मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि हमें आइसोलेटेड है, हम लोग चार दीवारी में रह रहे हैं, तो हमारे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्टेज आ गई है। और हमें ये भी गिल्ट है कि हम उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए, क्योंकि हमने घर पर ही ऑक्सीजन दी और बाय द टाइम हम उसको लेकर गए तो तब तक वो दम तोड़ चुका था। तो ये एक गिल्ट, एक एंजाइटी आगे आने वाले भविष्य, और बार बार हमें वही चीजें हमारे माइंड में आ रही हैं। तो कुछ डॉक्टर साहब कुछ सॉल्यूशन बताइए। डॉक्टर सचिन मित्तल, बिल्कुल, मैं जितेंद्र जी आपका सवाल डॉक्टर सचिन मित्तल के पास लेकर के जा रहा हूं। सचिन जी, आपने सुना होगा इनका सवाल, क्या क्या आप एडवाइस इनको देंगे? देखिए, जो कोरोना ये जो महामारी है, ये आदमी को फिजिकली तो इफेक्ट करती है, साथ में साइकोलॉजिकली भी बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि मरीज काफी टाइम तक अकेले माहौल में रहता है। मरीज को प्रेशर होता है कि मैं बचूंगा या मैं नहीं बचूंगा, क्या मेरा इलाज ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसे में मरीज को डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना और डर लगना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो इसके लिए बेस्ट ये होगा कि एक तो मरीज को हमेशा पॉजिटिव न्यूज दी जाए, अच्छी न्यूज बताई जाए, नेगेटिव न्यूज को ना बताया जाए, और उसको किसी ना किसी तरीके से बिजी रखा जाए। कोई भी चीज जो उसको पसंद है वो उससे कराई जाए, उसे मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको बातें करनी चाहिए। और जो भी हो, मतलब उसको कि जो लोग सही हो गए हैं उनके बारे में उनको ज्यादा बताना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ें जो सर्कुलेट होती हैं, उससे मरीज को काफी डर लगता है। तो प्रॉपर उनको टाइमली आप डॉक्टर के पास ले जाइए, टाइमली उनके मेडिसिन जो हैं चेंज करनी होती है वो कराइए। अपने आप से कोई भी मेडिसिन वगैरह उसमें ना लें तो बेहतर हो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर सचिन। मैं डॉक्टर नेहा मेहता के पास एक बार फिर आ रहा हूं। डॉक्टर नेहा, शुरुआत में आपने बड़े पॉइंटवार चीज़ों को बताने की कोशिश की, मैं चाहूँगा उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए। और जो युवा वर्ग के लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि अमूमन जो युवा वर्ग के लोग हैं उनमें भी खास तौर पर ये स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। वो भी अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं, वो अपनी जॉब्स को लेकर भी तनाव में हैं, परिवार के लोग भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो उनका अलग तनाव है। तो अलग अलग जो कैटेगराइजेशन है एज ग्रुप्स का, उसको आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी के क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर देना चाहूंगी। देखिए, समझिए जो ग्रीफ है ना, किसी को खोने का दुख, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। जब कोई ऐसा हमारे पास से चला जाता है ना, जिसका हमें इल्म नहीं है, हमें पता नहीं है, उसे ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और एड ऑन ये चीजें तब हो जाए कि हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर पाए, तो दिल बहुत ज्यादा भर जाता है। लेकिन इस चीज को समझिए कि बाहर जो चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं था। आपको क्या श्योरिटी है कि आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाते तो चीजें बच जाती। इसलिए इस चीज को समझें कि जो लोग अभी ठीक हैं उनकी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी है। समय दीजिए लोगों को एक्सेप्ट करने का, ग्रीफ का, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम किसी को बोल देते हैं चलो उठो, जिंदगी दोबारा से शुरू करो, ऐसा नहीं है। टाइम दीजिए, एडवाइसेस ज्यादा ना दीजिए। अगर आप थोड़ी उनकी मदद कर सकते हैं कुछ दवाइयों में या कोई काम में, उसे डेवलप करिए। इस समय जरूरी है हर किसी को टाइम दें, क्योंकि मेंटल प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। कोई गया तो आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाए। बिल्कुल, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता भी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, हमें ये बताइए कि अगर कोई मनोरोग से पीड़ित है तो घर पर जो बातें तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, अच्छा वातावरण, तमाम चीज़ों से दूरी बना करके, या फिर मेडिसिन की बात की जाए, इनके जरिए भी इसका कुछ इलाज संभव है?
या वाकई में आपको लगता है कि दवाइयां इलाज नहीं करती, बेहतर माहौल और बाकी चीजें ही मनोरोग का इलाज करती हैं? देखिए अनुपम जी, जहाँ तक मनोरोग की बात है तो दवाइयाँ तो इलाज करती ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आपके चारों तरफ जो वातावरण है उसकी है। अगर घर के लोग सपोर्टिव हैं और जो अवसाद से ग्रसित मरीज है उसके समर्थन में लोग खड़े हैं और मानसिक रूप से उसको संबल प्रदान कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो व्यक्ति दवाइयों के सहयोग के साथ और जो परिवार का सहयोग मिलेगा उससे ये यकीन मानिए कि बहुत जल्दी ठीक होगा, और वो जो उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता है, जो मानसिक जो अवसाद से ग्रसित हो चुका है, उसमें भी सुधार आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दवाइयों का अपना एक स्थान है, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर मैं ये मानता हूँ कि जो आपके चारों तरफ वातावरण है, अवसाद से ग्रसित जो व्यक्ति है उसमें अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला वातावरण है तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जी अनुपम जी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, एक बहुत कॉमन बात है, मैंने अमूमन सुना लोगों से, जब इस तनाव का पीरियड था 2020 से, उन्होंने कहा आप एक काम करिए, 24 घंटे में आप सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा ढूंढिए जिसमें हंसने के पल हों, यानी कि आपके चेहरे पर हंसी आए। अगर आप वो आधा घंटा 24 घंटे में ढूंढ लेते हैं तो आप समझिए कि बीमारियां आप तक नहीं आ पाएंगी और तनाव आप तक नहीं आ पाएगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। राइट, ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है। इसको आज कोविड नहीं, हर परिप्रेक्ष्य में जीवन के उसमें कहा जा सकता है कि स्माइल करना या मुस्कुराना एक काफ़ी अच्छा लक्षण भी है और काफ़ी अच्छी एक इसमें ये चीज़ है जिससे कि आप अपनी बीमारियों और अपनी दुखों को दूर कर सकते हैं, और उसके लिए कभी कभी कोशिश भी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो शायद कई बार आप इस अवसर को मिस कर जाते हैं। तो हम टोटली एग्री करते हैं कि उसके लिए थोड़ा प्रयास करना, आपस में मुस्कुराना, आपस में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, मैंने अमूमन देखा है घरों में जहां ग्रुप फैमिलीज हैं, सामूहिक परिवार हैं, वहां पर अक्सर अभी 2020-2021 इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में, बहुत सारे लोग अलग अलग एज ग्रुप्स के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे, लैपटॉप लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर इंडिविजुअल लोगों से बातचीत करेंगे, चैट करते रहेंगे, यानी कि अपने आप को अलग हटाने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या किसी तरह के कुछ लक्षण होते हैं? मैं इसको समझूंगा। भोपाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, सतीश कुमार जैन बोल रहा हूँ भोपाल से। जी सतीश जी, पूछिए। सरकार, वो मेरी घर में बैठे बैठे टेंशन हो रहा है और शुगर बढ़ गई है और घर में पैसा नहीं है, क्या करूँ? सचिन जी, शुगर बढ़ गई है इनकी और टेंशन हो रहा है, जवाब दीजिए डॉक्टर सचिन आप। हेलो डॉक्टर सचिन जी। शुगर, आपको क्या पहले से आपको कोरोना हुआ था या आपको नॉर्मली पहले शुगर की बीमारी रहती थी? आप सुन पा रहे हैं? कट गया है डॉक्टर सचिन, अगर उनको कोई एडवाइस आप ऐसे वक्त में दे सकते हैं तो उनको दीजिए, ताकि वो अगर अपने घर पे सुन रहे हो ताकि उनको जवाब मिल सके। नहीं, देखिए, अगर शुगर, डॉक्टर सचिन का हमसे संपर्क था। डॉक्टर प्रमोद, आपने सुना था, आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? जी, अगर पहले से उनको शुगर है जी और कोरोना से उसका, जी बोलिए जी, अगर पहले से अगर उनको शुगर है तो इसमें कोई वो जरूर कोई ना कोई दवाई ले रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर उन दवाइयों के लेने के बाद भी उनकी शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो जिस भी फिजिशियन को वो दिखा रहे हो अपने पास, जिसको वही संपर्क में हो, उनके पास जाएं और अपनी जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनका री-एवेल्युएशन करवाएं। हो सकता है कि कोई दवाई उनका डॉक्टर जोड़े या कोई दवाई उनका डॉक्टर घटाए। ये इस पर निर्भर करता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल
फास्टिंग में क्या रहता है, खाना खाने के बाद क्या रहता है, बहुत सारे बिल्कुल। फैक्टर तो होते सतीश जी हैं। आप चेकअप कराइए, तो डॉक्टर कोई के पास जाइए, एक बार एडवाइस लीजिए। डॉक्टर सचिन, जिस सवाल को मैं पूछ रहा था आपसे, जाहिर तौर पर सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि जो लोग ऐसे वक्त में 2020 से 21 और इस कोविड की परिस्थितियों में देखते हैं कि अपने आप को परिवार से अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग कमरे में जाकर बैठ जाएंगे, गैजेट्स या बाकी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, बताते नहीं है कि आखिर दिक्कत क्या है उनको। देखिए क्या होता है कि आजकल जो इंटरनेट मीडिया है या सोशल मीडिया है, ये एक बहुत ही एडिक्शन वाली चीज है। आजकल लोग इससे इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि लोग घंटों इसमें बिताने लगते हैं, और आप देखिए कि उनको टाइम का भी नहीं पता लगता है कि वो कब पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं। और स्पेशली अगर उन पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत है, अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है या कोई वो चीज जो वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो लोग अपने आप को ज्यादातर इन्हीं चीजों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप इन चीजों को शेयर नहीं करते हैं तो ये अंदर ही अंदर बढ़ती हुई चली जाती है। तो आप और जब ये चीजें ज्यादा लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर इनको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक कंबाइंड फैमिली है या घर में लोग हैं, तो आपको अपनी जो दिक्कत है या जो परेशानी है वो शेयर जरूर करनी चाहिए। आपस में बात ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा फोन पे आपको एंगेज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का एडिक्शन होता है। आप इतने एडिक्टेड हो जाते हो कि आपको जैसे ही खाली टाइम मिलता है तो सिर्फ आप अपने उसको परिवार के साथ बिताने की बजाय आप उसको लैपटॉप पे या फोन पे बिताना ज्यादा पसंद करते हो, और धीरे 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 करके आप और लोगों से अलग होते हुए चले जाते हो। तो ये भी एक तरह का सिम्टम है। आजकल इसके लिए भी काउंसलिंग होती है और डी एडिक्शन प्रोग्राम्स भी होते हैं कि भाई ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया या ज्यादा फोन यूज कर रहे हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए। डॉक्टर नेहा मेहता, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उन समस्याओं को लेकर चिंतित होते हैं और मनोरोग का शिकार हो रहे हैं। जैसे बेटी की शादी होनी थी, शादी नहीं हो पा रही है, तारीख आगे बढ़ गई, अब जाने कब होगी, लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी, बच्चे का बोर्ड का एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 12th की डेट्स आएंगी नहीं आएंगी, इस तरह की चीजें, यानी कि वो फिक्स नहीं है कि वो चीजें, और उसको लेकर के जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो मानसिक अवसाद की तरफ जा रहे हैं, मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। जी, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल वैसे चल रही थी, एक स्टीरियोटिपिक तरीके से चल रही थी, और इस पेंडेमिक ने बहुत सी चीज़ों को उलट-पुलट दिया। ऐसे में चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बाहर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ज़रूरी ये है कि जो लोग इससे ग्रसित हैं, वो फटाफट से रिकवर हो जाएँ और इंडिया इससे फाइट बैक कर ले। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे एक पता कॉलर है हम हमारे सब साथ, ऐसे श्रेया फील कर नैनीताल रहे से, हैं। उनका मैं एक सवाल ले लूं। श्रेया, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली सर, मेरे फादर 23 मार्च को कोरोना पॉजिटिव थे, बट अब वो कम्प्लीटली फाइन है। डॉक्टर ने भी उनसे कह दिया है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज कंप्लेनिंग अबाउट अ हेडेक, रह के उनके सर में कभी कभी दर्द होता है। ओके, डॉक्टर प्रवीण, आपने सुना होगा श्रेया के फादर कोविड पॉजिटिव हुए थे, अब ठीक हैं, उनको कभी कभी सिर में दर्द होता है, क्या एडवाइस आपकी? ओके, सो देखिए, ये जो सिम्टम इन्होंने बताया, ये जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि इसको पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड भी कहा गया है। यानी कि इस तरह के सिम्टम जैसे हेडेक होना, ब्रेन फॉगीनेस होना, ज़्यादा नींद आना, ये करीब करीब 50 से 60% लोगों के अंदर प्राय पाया जाता है। लेकिन अगर सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में नाक से पानी भी आ रहा है, या बहुत ज़्यादा बुखार भी आना शुरू हो गया है, तो ये भी कभी कभी रिस्क रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। तो इसलिए एक डॉक्टर को ज़रूर बीच में दिखा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई प्रॉब्लम एक फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए। और इसको हम लोग कहते हैं, एक और प्रॉब्लम की जो एक नई वो बताई गई है, इसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि कोविड के बाद कुछ पेशेंट्स में पाया गया है। यानी कि हर बीमारी को सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं मानना चाहिए, पहली बात ये जानने की है, क्योंकि ये डेफिनेट है कि कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आई, और इसीलिए जो फंगस के जो पेशेंट्स थे वो काफ़ी लेट डिटेक्ट हुए इस बार। तो इसलिए उनको अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर को दिखाना होगा। दूसरी चीज़ कि पोस्ट जो इंटेंसिव केयर में पेशेंट्स थे, उसको कहते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ये बीमारियां, एक नई बीमारियां आ गई पोस्ट कोविड के बाद, और इनको चेक करने के लिए या इनको
फाइंड आउट करने के लिए कि क्या इसका इलाज किया जाए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ टेलीफोन करने से, लोगों से पॉजिटिव न्यूज़ देने से नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा है तो ज़रूर अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए इसमें, या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसलिए डरना नहीं है। बहुत से लोग कोविड के बाद डर रहे हैं कि अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो फिर कोविड हो जाए या फिर से कोविड वहां हॉस्पिटल से मिल जाए। ऐसा नहीं करना है। कोविड अगर किसी को हो गया बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हम तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप भी हमें कॉल करके अगर आपके जहन में कोई सवाल है, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर नेहा हमारे साथ है, डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ है, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सचिन हमारे साथ लगातार अभी आगे भी कुछ मिनटों तक लाइव रहेंगे। उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी जानकारी, कोई भी चीज है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनको दवाइयां खाने की आदत नहीं होती, क्योंकि अगर उन्होंने पहले दवाइयां नहीं खाई हैं, ऐसे में बच्चे कहते हैं कि आप मल्टीविटामिन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, गिलोय लीजिए या तमाम चीजें लीजिए, तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो हम वाकई में इन खाने के बाद बीमार हो जाएंगे। ये किस तरह की मनोदशा होती है और इससे कैसे उबरा जाए? देखिए अनुपम जी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो बुजुर्ग मन है जिद करने लगते हैं। तो जिस तरह से हम बच्चों को समझा के उनको दवाइयाँ देते हैं, उसी तरह से हमें उसी तरह से हमें बुजुर्गों को भी दवाइयाँ देनी चाहिए। वो जिद करेंगे कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें समझा के, बुझा के, उनके स्वास्थ्य का हवाला देके, अच्छे और बुरे का ज्ञान देके उनको हमें अगर ज़रूरत है तो उन दवाइयों को देना पड़ेगा। रही बात गिलोय लेने की या मल्टीविटामिन लेने की या कोई जिंक लेने की, कैल्शियम लेने की, ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनको अगर आप मान लीजिए कभी कभार नहीं भी खाते हैं तो कोई ऐसे परेशानी मेरे साथ बलदेव देहरादून से। बलदेव, पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं बलदेव सिंह भंडारी देहरादून से बोल रहा हूँ। जी जी। पिछले 25 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने इलाज करवाया और ठीक हो गया हूँ और मुझे अब तकरीबन कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन पिछले 10 दिन से मैं लगातार 99 मेरा बुखार रह रहा है, टेम्परेचर 99.1 तक मैक्सिमम। तो ये कोई परेशानी वाली बात है? क्योंकि ये करीबन 10 या 15 दिन हो सकते हैं इसको हुए, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर सचिन, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। आपको कोरोना पॉजिटिव आप कितना पहले आपकी रिपोर्ट आई थी? जी, आपकी कोरोना की रिपोर्ट कब आई थी? पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई थी? नहीं, कोरोना मुझे 24 अप्रैल को मुझे कोरोना ये मैक्स हॉस्पिटल 24 अप्रैल को डॉक्टर सचिन? 24 अप्रैल को जी। अच्छा। देखिए, अभी भी अगर आपको फीवर आ रहा है, 99.1 फीवर आ रहा है, तो एक बार इसको इवेल्युएट कराना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर कोरोना आपको हुआ और आपको इन्फ्लेमेशन हुई तो बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का कई बार रिस्क रहता है लंग्स में। तो हमें एक बार प्रॉपर आपको चेस्ट फिजिशियन को या फिजिशियन को एक बार विजिट करना चाहिए और जो नेसेसरी टेस्ट हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हैं या कुछ ब्लड टेस्ट हैं, CRP लेवल्स हैं, ये एक बार जरूर कराने चाहिए। क्योंकि कई बार जो कोरोना के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वो लंबा चलती है और कई बार आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, पर फिर भी वो इन्फ्लेमेशन आपकी कंटिन्यूड रहती है। तो एक बार इसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है, इसको आप लाइटली ना लें। बिल्कुल, तो बलदेव जी को जवाब मिला है। और आप तमाम लोग जो हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर जो नंबर है उसको आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ समझना और जानना बेहद जरूरी है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? इन पर जो नंबर है उसको आप डायल करके तमाम डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं
क्योंकि ये जो वक्त था 2020 से लेकर के और अब तक, जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई और हमने अपनी आंखों के सामने बहुत सारी तस्वीरें देखी। नैनीताल से एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सर हेलो। जी पूछिए। सर मेरे को करीब 12 दिन पहले फीवर आया था। उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराया गया, तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद 9 दिन हो गए हैं जो पॉजिटिव आया था। उसके बाद से मैं रेगुलरली मैंने 7 दिन तक एरिथ्रोमाइसिन खाई 500 mg की जी। और वाइटा क्लब खाया था मल्टीविटामिन। आइवरमेक्टिन खाई मैंने 12 3 दिन। तो उसके बाद से मेरा बीच में फीवर टूट गया था। अब 2-3 से फिर फीवर लगातार आ रहा है। वो दिन में करीब 1 बजे के आसपास आता है। मैं करीब 11 बजे खाता हूँ। ये ब्लड थिनर आता है, इसका नाम है रिवोलस 2.5। डॉक्टर नेहा, आपने सवाल सुना होगा, क्या इनको एडवाइस आप करेंगी? आई थिंक डॉक्टर प्रमोद इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे, डॉक्टर सचिन बेहतर बता पाएंगे मेडिकल इंफॉर्मेशन। जी डॉक्टर प्रमोद, मैं चाहूंगा आप बताइए जरा, क्या इनको आप एडवाइस करेंगे? एक्चुअली जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जो भी दवाइयाँ खाई हैं, चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, आइवरमेक्टिन हो या मल्टीविटामिन हो, तो जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना के लिए जो दवाइयाँ देनी है वो इन्होंने खाई हैं। लेकिन अब इनकी समस्या जो शुरू हुई है वो दोबारा बुखार की है। तो ये हो सकता है कि इनका चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा हो या जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनमें किसी में इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ हो। तो मेरी एडवाइस ये है इन्हें कि जो भी इनके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो भी फिजिशियन हैं जिनको ये दिखा रहे थे, उनके पास दोबारा जाएं। हो सकता है इनके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम बन रही हो, तो उसका चेस्ट का स्कैन कराएं जो डॉक्टर हैं उनके, या जो और जांचें हैं, डी डाइमर है या फेरिटिन, जो भी इससे संबंधित जांचें हैं वो कराएं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी इनके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं वहाँ पर जिनको ये दिखा रहे थे, उनके पास अपनी कंप्लेंट ले जाके दोबारा मिलें, जिससे कि इनको डायग्नोस किया जा सके कि जो कोविड है उसकी वजह से अंदर कोई और चीज़ तो नहीं चल रही है। बहुत जी अनुपम जी, ये घर पर ना बैठे रहें, ये जरूर दिखाएं डॉक्टर को जाके। डॉक्टर नेहा मेहता, मैं आपके पास आ रहा था। मुझे जरा ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, अपने घर में है और तमाम तस्वीरों को देख रहा है, तमाम आस पड़ोस के लोगों से बात कर रहा है, सोसाइटी कल्चर जिसकी बात होती है, जहां हाई राइज सोसाइटियां हैं बड़े बड़े शहरों में, वहां पर बातें सही हो या गलत हो लेकिन बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं, और कि उसके घर में आज ये हुआ, आज यहां पर ये हुआ, और ऐसी सारी चीजें एक हैवोक, एक डर पैदा करती हैं। क्या ये आगे जाकर मनोरोग का रूप लेती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, जो नेगेटिव इंफॉर्मेशंस हैं, वो मेंटल स्ट्रेस का रूप जरूर लेती हैं। तभी बहुत से लोगों को कुछ बोलने में या कुछ डिफरेंट करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। अब इसी चीज के बारे में मैं बात करूंगी। कोविड, जब लास्ट टाइम कोविड लोगों को होता था तो घर के बाहर ग्रीन कलर के बैरियर्स लगते थे और लोग शायद ऐसे देखते थे कि कोई नई प्रजाति के लोग हैं जिन्हें कोविड हुआ है। अब हम ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बीमारी से नफरत करिए, बीमार व्यक्ति से नहीं। उससे हमें बिल्कुल। आशुतोष एक कॉलर है डॉक्टर नेहा, मैं ले लेता हूँ बस्ती से। आशुतोष, पूछिए आप अपना सवाल। जी, मैं बस्ती से आशुतोष बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मुझे कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद कोरोना मेरा ठीक भी हो गया। तो कोरोना के दौरान जो भी चीजें मैं खा पी रहा था और उसके बाद पोस्ट कोविड के बाद भी जो चीजें मैं खा पी रहा था, उसको लेके बड़ा भ्रम था कि ये खाएं या ना खाएं, या फिर अब विटामिन सी की बात की जा रही है। तो एक ये मन में एक चीज बैठ जाती है कि हम कहीं ये चीज खाएं तो कुछ गलत ना हो जाए, हम इस तरह की चीजें अपने खान पान में शामिल करें तो खान पान को लेकर एक बड़ी भ्रम की स्थिति सी है। तो इस पे जरा एक प्रकाश डालें कि मैं किस तरह की चीजें खाऊं कि स्वास्थ्य में सुधार भी रहे और कोरोना का जो डर है वो भी ना आए। डॉक्टर प्रवीण, मुझे लगता है आप जवाब दे पाएंगे इसका बेहतर तरीके से। जरा बताइए इनको। आशुतोष जानना चाहते हैं कि ये क्या खाएं, इनको कोविड हुआ था और न्यूट्रिशियस डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। वो क्या खाए, और साथ में हम ये भी बता देंगे आज कि कोविड जिसको नहीं हुआ है वो क्या खाए और जिसको कोविड है वो क्या खाए। तो सबसे पहले इनके सवाल का जवाब दिया जाए कि जिसको कोविड हो चुका है वो क्या खाए। पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें कोई भी ना तो कोई परहेज करने की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल चीज खाने की जरूरत है। सामान्य संतुलित भोजन
जिसको कि हम लोगों का भारतीय भोजन है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, एक फल, दही वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं, प्रत्येक दिन दूध, ये सारी चीज़ों को जो ले सके, और कोई भी मौसम का फल, मौसम की सब्जियां वही खानी है। कोई इसके लिए स्पेशल, जैसे बहुत से बार देखा गया कोई लोग कीवी फ्रूट खा रहे हैं, अरे कोई ज़रूरत नहीं कीवी फ्रूट खाने की। जो मौसम का फल है वो खाओ, जो सस्ता फल मिल रहा है वो खाओ, जो सस्ती सब्जियां मिल रही वो खाओ, उसके अंदर वही सारे तत्व मौजूद हैं। और ये जाना गया, जैसे जिंक की आजकल बहुत बात चल रही है कि जिंक की गोलियां खाए जा रहे हैं। सामान्य रूप से एक इंसान को एक दिन में 11 ग्राम जिंक चाहिए होता है, पुरुष को, और महिला को 8 ग्राम। वो सब सारा जिंक खाने में मौजूद होता है, तो इसके लिए अलग से कोई गोलियां खाने की भी जरूरत नहीं है, अलग से विटामिन्स खाने की भी जरूरत नहीं है। इन सब बातों का पता लग चुका है, और जो लोग संपूर्ण भोजन ले रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का भोजन कर रहे हैं, रात का भोजन, वो काफ़ी है। इसलिए कोई भी स्पेशल खाना इसके लिए हम लोग एडवाइस नहीं करते। जो लोग बहुत वीक हो गए उनके लिए हाँ ज़रूर है कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा दें। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़रा ये बताइए, जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनके अबव 60 हैं, अबव 70 हैं, जाहिर तौर पर ये सारे लोग अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करते होंगे, जो इनके बीपी, शुगर, अगर इस टाइप के मरीज भी हैं तो वो अपनी मेडिसिन को भी लेते होंगे। उनके लिए क्या एडवाइस है ऐसे वक्त में कि वो इन सब मनोरोग के शिकार ना हो, अपने आप को, जीवन को कितना संतुलित रखें? क्या एडवाइस आपकी है? देखिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोविड की वजह से स्पेशली जो अबाउट 60 लोग हैं, तो इनके लिए स्पेशली यही है कि इनको घर में रहने की सलाह दी जाती है ताकि बाहर जाके इनको संक्रमण ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि इस उम्र से ऊपर इम्यूनिटी कम हो जाती है, या डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोरोना थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इनको इसलिए घर में रहने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, घर में आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। सबसे पहले तो जो नेगेटिव न्यूज है उनको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है, पॉजिटिव। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, विनीत हमारे साथ बरेली से हैं, एक कॉलर। विनीत, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरे को कोरोना हुआ था जी, तो करीब 10-15 दिन पहले, और उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जब कोरोना हुआ था तो उसके बाद मैंने रोटी नहीं खाई, और खाली लौकी, तुरई की सब्जी और खिचड़ी ये मैंने खाई, और मैं ठीक हूँ। लेकिन अब मेरी आंखों के ऊपर खुजली मच रही है। मेरी आंखों के अंदर नहीं, ऊपर की जो स्किन है उसमें खुजली मच रही है, जहाँ मेरे पलके हैं। डॉक्टर प्रमोद, क्या कोई इससे जुड़ाव आप मानते हैं? क्या एडवाइस करेंगे आप इन्हें? देखिए, कोरोना से इसका कोई वैसे डायरेक्ट संबंध तो नहीं है आँखों की खुजली से। हो सकता है कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन इनकी आँखों की पलकों में हो रहा हो, या आँखों के अंदर कंजंक्टिवाइटिस हो रही हो। तो इनको क्या है एक्चुअली ये देख के ही पता लगेगा। तो चूँकि आँख या आँख के आसपास के एरिया का मामला है, तो सिंपल किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। ये किसी भी आई सर्जन के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँख को चेक कराएं। ऐसा ना हो कि कोई और चीज़ हो जिसको ये सिंपल खुजली समझ रहे हो। तो मेरी सलाह ये है कि ये किसी आँख के डॉक्टर को या स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, मैं आपके पास बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसको समझना चाहूँगा आपसे। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शहरों की बात करें, मुंबई की, दिल्ली की, यहाँ पर जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल कल्चर है, वो 2020 से पहले कैसा था ये आपने भी देखा था। लोग पार्टीज में एंजॉय करते थे, लोग बड़े बड़े आयोजनों में हिस्सा लेते थे, शॉपिंग एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता था। आजकल जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो लाइफ स्टाइल कल्चर है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। ये भी कुछ लोगों में एक तनाव का कारण बन रहा है। जो अच्छा खान पान बाहर के रेस्टोरेंट्स में खाते थे, जो अच्छी अच्छी चीज़ों के शौकीन होते थे, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी लोगों में एक तनाव घर कर रहा है। ऐसी भी चीज़ें सुनने को आती हैं। जी बिल्कुल। जब हमारी सोशल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि जब हम हाई प्रोफाइल लोगों की बात करते हैं, उनका शायद हर दूसरे तीसरे दिन, या जो लोग बाहर ही जाते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट
ऑफिसर्स की मैं बात करूं, दे ड्रिंक अ लॉट, दे गो आउट, दे एंजॉय, ऐसे उन लोगों पे स्ट्रेस बहुत है क्योंकि अब उनकी लाइफ एक चार दीवारी में कम हो गई है, सिर्फ एक लैपटॉप लेके उन्हें बैठना है, नो आउटिंग्स, नो फिजिकल वर्कआउट, ये चीजें उनको स्ट्रेस डेफिनेटली देती हैं। लेकिन उनको हम यही सलाह लेकिन देते हैं सवाल कि यहाँ पर ही होता है कि जब ये virtually सारी रहिए चीजें लोगों के होती हैं तो साथ, इससे और इस समय कैसे बचें? क्या समझाना चाहिए जो गार्जियंस हैं उनको, या फिर जो बच्चे हैं अगर उनमें इस तरह की चीजें दिक्कतें हैं तो उनको, जो उनके एल्डर्स हैं उनको समझाना चाहिए? हल कैसे निकालें हम? मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूर आपको समझाना चाहूंगी, स्पेस और इन्वॉल्वमेंट का। बच्चे अगर आप लगा लें 0 to 18-19 ईयर्स एडोलेसेंस पीरियड, प्री एडल्टहुड, ये कंसेप्ट सभी पेरेंट्स यहाँ समझें कि हर बच्चे को अपना स्पेस भी चाहिए और इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन उनके सर पे बैठे रहेंगे, वो इरिटेट होंगे, उनको प्रॉब्लम्स होंगी। सिमिलरली ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें निग्लेक्टेड छोड़ रहे हैं, वो सारा दिन इंस्टाग्राम पर हैं या डिजिटल लाइफ में हैं। जरूरी है कि बराबर शेड्यूल्स के साथ आप उनको उनकी लाइफ जीने दें, साथ साथ चेक जरूर रखें कि कोई इश्यूज तो उनको नहीं आ रहे हैं। एक मैसेज मैं और यहाँ दूंगी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का। कोई भी एज ग्रुप है, कम से कम 2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब नो फोन्स, नो लैपटॉप्स, नो रेस, सो दैट यू फील पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जरा आप समझाइए, एक ग्रुप है 0 से 18 साल का, दूसरा ग्रुप है 18 से 35 साल का, तीसरा 35 से 60 और 60 से ऊपर। ये जो 4 ग्रुप हैं, इन चारों ग्रुपों को, लोगों को अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना चाहिए इस सिचुएशन में कि वो किसी मनोरोग के शिकार ना हो, और अगर शिकार होते हैं तो उससे उबर जाएं? देखिए, जैसा कि डॉक्टर नेहा जो इसकी स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने अभी बताया कि हम लोगों को, जो भी लोग हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जिस एज ग्रुप के भी लोग हैं, जो 0 से लेकर के 12 या 18 तक के हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू प्रॉपरली करनी है, जो कि अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर ही होनी है, क्योंकि स्कूल तो वो जा नहीं सकते, और जो स्कूल से इंटरेक्शन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनके पेरेंट्स को ध्यान देना। तो ये कि इंटरेक्शन हो गया। दूसरा ये है कि थोड़ी देर के लिए आपस में सब लोग, चूँकि घर में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलें, थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना अपना काम करें, और जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अपना अपना जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन से भी जुड़े रहें। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के पास, मेरे पास वक्त की कमी है, एक छोटा सवाल। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत आती है कि उनको नींद नहीं आती रात को, उसकी दवाइयां लोग लेते हैं, बेटर ट्रीटमेंट लेते हैं, ये भी एक मनोरोग है, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, ये भी एक मनोरोग है, बिल्कुल आपने सही कहा, नींद ना आना। लेकिन नींद ना आने का कोई ना कोई कारण होता है। अगर उसको कोई चिंता है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, कोई शारीरिक कष्ट है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो उसका हमें निवारण करना है। दवाइयाँ नींद की लेना ये एक उपाय हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो नींद की दवाइयाँ लेता है, अगर उसके नींद ना आने के कारण का निवारण नहीं करेंगे और सिर्फ दवाइयों के भरोसे उसको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल तो आने वाले समय हमारे पास कमी है, आप सबको मुझे रोकना होगा। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सचिन ने तमाम उन चीज़ों को बताने की कोशिश की जो हमारी और आपसे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छा खान पान रखिए, जीवन संतुलित रखिए और तनाव से बिल्कुल दूर रहिए। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।